ठीक है, तो मैं आपको यहां पर कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कि बताता हूं। देखो क्या होता है, जैसे ये कार्डियक साइकिल, ये कार्डियक साइकिल आपने यहां पर पढ़ ली है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं। मान लीजिए कि हमारी जो कार्डियक साइकिल है, ये पूरी की पूरी साइकिल बेटा है, ये 8 सेकंड के लिए होती है, 0.8 सेकंड के लिए। पहली बात तो ये जान लीजिए। तो मान लीजिए कि ये 0.1 है, ये 0.2 है, ऐसे ये 0.8 सेकंड तक जाएगा। पॉइंट 8 सेकंड के लिए। तो ऑरिकल का सिस्टोल और डायस्टोल ये जानना चाहिए आपको। तो ऑरिकल का सिस्टोल 0.1 सेकंड का होता है और डायस्टोल जो होता है 0.7 सेकंड का होता है। तो इन दोनों को मिला करके हो जाएगा 0.8 सेकंड। कुछ बता रहा हूं, बस इसको ध्यान से समझिएगा। ए था। बी, वेंट्रिकल भी सिस्टोल और डायस्टोल करेगा। तो वेंट्रिकल का जो सिस्टोल होगा वो होगा 0.3 सेकंड का, मस्कुलर है ना, और जो डायस्टोल होगा वो होता है 0.5 सेकंड का। तो इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये भी हो जाएगा 0.8 सेकंड का। तो कार्डियक साइकिल जो होती है ये 0.8 सेकंड की होती है। पहली बात तो आपने ये जान ली, ये समझ लिया कि नहीं। ऑरिकल का सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन यानी डीपोलराइजेशन, और डायस्टोल का मतलब होता है रीपोलराइजेशन यानी डायस्टोल यानी एक्सपैंड करना। ठीक, बस देखिएगा चीजें कैसे चल रही हैं। अब हम एक बड़ा सर्किल बनाते हैं जिसमें हम ऑरिकल की साइकिल और वेंट्रिकल की साइकिल को जोड़ देंगे। देखिए कैसे। सबको पता है 0.8 सेकंड की है। हम ये मान लेते हैं अंदर एक और साइकिल है। अब दोनों साइकिलों को जोड़ दिए। ये अंदर वाली जो है वो ऑरिकल की साइकिल है, बाहर वाली जो है वो वेंट्रिकल की साइकिल है। लिख दें, ये ऑरिकुलर साइकिल हो गई और बाहर वाली जो है ये वेंट्रिकुलर साइकिल हो गई। ठीक, मैंने क्या बताया था, ऑरिकल का सिस्टोल कितनी देर के लिए चलता है? 0.1 सेकेंड। शेड कर दीजिए उतना पोर्शन आप। 0.1 सेकेंड। कई बच्चे हैं, हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, मैं यहां लिख देता हूं। ये 0.1 सेकेंड है, ये 0.2 है, ये 0.3 सेकेंड है, ये 0.4 हो गया, ये 0.5 सेकेंड, 0.6, 0.7, 0.8 सेकेंड। ठीक है, इतनी सेकंड की साइकिल थी ना कार्डियक। तो ऑरिकुलर सिस्टोल जो अंदर वाला है सर्किल, वो कितनी देर के लिए था? 0.1 सेकंड के लिए। बाकी पूरा समय डायस्टोल में गया उसका। तो जो एरिया सिस्टोल में था उसको एज इट इज रहने दिया। अब हम बात करेंगे वेंट्रिकल की। वेंट्रिकुलर का जो सिस्टोल था वो कितनी देर का था? 3 सेकंड का था ना। 1, 2, 3 सेकंड का हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब आप कहेंगे सर कि इसको 0.1 सेकंड से वेंट्रिकल को भी शुरू करना चाहिए था ना, इसको क्यों 0.2 सेकंड से शुरू किए? अब याद करिए, जब मैं आपको नोडल टिश्यू बता रहा था तो मैंने उसमें बताया था ना कि जो एवी नोड, जब एसए नोड से एवी नोड पे आता है, तो जब एवी नोड से आगे की ओर कंडक्शन होगा तो देयर इज अ डिले ऑफ 0.1 सेकंड। वहां पे मेंशन किया था ना मैंने, तो वो डिले यही 0.1 सेकंड का है। ऑरिकल के सिस्टोल के बाद जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शुरू करना है
तो वो 0.1 सेकेंड का डिले यहां पर इस तरह से काम आता है। तो ऐसा चार्ट बनता है। तो अब आप कहेंगे ठीक है सर, आपने ये चीज अपनी साबित कर दी, तो इससे आप कहना क्या चाहते हैं, इन्फरेंस क्या निकलेगा इससे? इन्फरेंस बेटा ये निकलता है कि इससे हमें यह पता चल जाता है कि ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों कितने सेकंड के लिए आराम करते हैं, यानी डायस्टोल की अवस्था में होते हैं। 1, 2, 3 और 4। तो 0.4 सेकंड का ज्वाइंट डायस्टोल देखने को मिलता है। यह नीट में आप लोगों से हो सकता है पूछे, 0.4 सेकंड का ज्वाइंट डायस्टोल मिलेगा देखने को। ठीक, तो एक तो ये कार्डियक साइकिल से रिलेटेड है। कार्डियक साइकिल से रिलेटेड एक और चीज है बेटा, उसको भी देखो। तुम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हो तो क्रैश कोर्स में तुम लोगों को ये पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में दिया है कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर। 5 लीटर होता है कार्डियक आउटपुट पर मिनट। 1 मिनट में 5 लीटर का कार्डियक आउटपुट बताता है। तो इसको निकालने का तरीका उसमें दिया हुआ है। कैसे दिया है, 60 सेकंड में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। सही बात है, 72 टाइम्स बीट करता है। अब हम आ जाते हैं बेटा इस डायग्राम पर। देखिए, हम बेसिकली इस डायग्राम को अब कंसीडर करेंगे अगर हमें समझना है तो, और फिर हम आएंगे इस डायग्राम पर। बस ये लास्ट के 3 डायग्राम है जिसको आपको समझना है अगर आपको कार्डियक आउटपुट को समझना है तो। सबसे पहला यह है बेटा कि जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा तो 75% ब्लड की फिलिंग होती है। यानी कि जब ये इसमें आएगा तब वेंट्रिकल जो था वो डायस्टोल की स्थिति में था। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो जैसे ही प्रेशर कम होता है वेंट्रिकल का, ब्लड फ्रॉम दिस लेफ्ट एट्रियम विल गश इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। भाई कोई भी चीज का वॉल्यूम बढ़ा दो तो प्रेशर कम हो जाएगा। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम हो गया, या वॉल्यूम को बढ़ा दिया, प्रेशर कम हो गया। तो जब एक्सपैंड करेगी कोई चीज तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, रिलैक्स कर रही है। तो इसकी वजह से 75% ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टेसिस ये पहले ही हो चुकी होती है। इसको प्राइमरी फिलिंग कहते हैं, पैसिव फिलिंग। 75% पैसिव फिलिंग हो चुकी होती है। इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, बताते हैं जानबूझ के। 75% तब होती है जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल चल रहा है। अच्छा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बाद फिर ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होना होगा, तो जब ऑरिकुलर तो ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल की वजह से 75% फीलिंग होती है, और 25% जो फीलिंग है वो कब होती, वो क्यों होती है, ऑरिकुलर सिस्टोल की वजह से। इस लेफ्ट वेंट्रिकल में 75% फिलिंग हो जाती है वेंट्रिकुलर के डायस्टोल यानी पैसिव फिलिंग की वजह से। बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा, ब्लड खुद ब खुद अंदर आ जाता है 75% तक। और बाकी जो बचा कुचा ब्लड इस ऑरिकल में है, इस ऑरिकल में जो बचा कुचा ब्लड था 25%, वो जब ऑरिकल गारता है, अपने आप को स्क्वीज करता है, सिस्टोल करता है, तो बाकी 25% ब्लड भी चला जाता है अंदर। तो अब पूछते हैं कि जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल के एंड पर, जब वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड करती है तो कितना ब्लड होता है इस लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये पूछते हैं। उसको हम लोग लिखते हैं
एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के फॉर्म में। यानी इस वेंट्रिकुलर डायस्टोल के एंड पर कितना ब्लड होगा उस वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ये होता है अराउंड 120 ml। कार्डियक आउटपुट हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना, 120 ml। उसके बाद क्या होगा जब सारा ब्लड इसके अंदर भर गया? नाउ दिस लेफ्ट वेंट्रिकल विल स्क्वीज टू ट्रांसफर द ब्लड इनटू एओर्टा। पूरा का पूरा वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, 0.3 सेकेंड चलता था ना कार्डियक साइकिल, याद है? तो उसको कहते हैं स्ट्रोक्स वॉल्यूम, कि एक बार के वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड निकल गया एओर्टा के अंदर, सिस्टमिक एओर्टा के अंदर। तो वो होता है करीब 70 ml। तो एक बार जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लगभग 70 ml का एक स्ट्रोक लगाता है, 70 ml ब्लड का एक स्ट्रोक लगाता है, 70 ml। तो ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और स्ट्रोक्स वॉल्यूम, ये दोनों आप याद रखिएगा। इजेक्शन फ्रैक्शन जो कैलकुलेट होता है इसी से होता है। इजेक्शन फ्रैक्शन ये 70/120 लगभग 60% होता है इजेक्शन फ्रैक्शन। एंड स्ट्रोक्स वॉल्यूम अपॉन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये करीब 60% होता है। तो एक बार में 70 ml ब्लड को, भाई एक बार धड़क रहा है, एक बार धड़क रहा है तो 70 ml ब्लड निकाल रहा है। अब यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बीट में 70 ml ब्लड निकाल रहा है, जिसको कि स्ट्रोक्स वॉल्यूम कह रहे हैं हम। तो 72 टाइम्स बीट करेगा तो कितना ब्लड निकालेगा? 70 इंटू 72, ये अप्रॉक्सीमेटली 5000 ml आता है। इसी को 5 लीटर कहते हैं, इसी को कार्डियक आउटपुट भी कहते हैं। ये है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 1 मिनट में ही 5 लीटर का कार्डियक आउटपुट इसका होता है। ये अंत के 3 डायग्राम यही बताते हैं। ठीक है, तो ये कुछ और चीजें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, हालांकि आप जानते तो होंगे ही, क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये कार्डियक साइकिल से रिलेटेड है। अब इसी साइकिल से रिलेटेड ईसीजी भी दिया है एनसीईआरटी में। आइए, एनसीईआरटी से ईसीजी जो दिया है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ईसीजी को लेकर के। इससे ज्यादा क्लियर कट डायग्राम आपके सामने हो नहीं सकता। प्रेपलैडर के इस प्लेटफॉर्म से जो मैं आपके सामने डायग्राम्स रखता हूं, उससे ज्यादा इजी और डिपेक्टेबल कोई डायग्राम हो नहीं सकता। ये मेरा दावा है। सब कुछ पढ़ लीजिए, इससे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यानी एट्रियल सिस्टोल, पी वेव बनेगी। ईसीजी है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन होता है तो वेव बढ़ेगी, क्योंकि स्टिमुलस पहुंचा है वहां पर ना। और क्यूआरएस वेव, इसको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये क्या बताता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। देख लीजिए, यहां पे डायग्राम बना हुआ है। पीआर इंटरवल किसको कह रहे हैं? और टी वेव जो है ये फिर उठी, ये बताती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब होता है डायस्टोल, और डीपोलराइजेशन का मतलब होता है सिस्टोल।
एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब होता है आर्ट्रियल सिस्टोल। ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, डायस्टोल हो रहा है। ठीक, नीचे कुछ इंटरवल्स दिए हैं, जहां से पी वेव शुरू हो रही है, जहां से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शुरू हो रहा है, उसके बीच के इंटरवल को कह दिया है पीआर इंटरवल। यहां पर एस वेव एंड हुई थी, यहां से टी वेव शुरू हुई है, बीच के सेगमेंट को कह दिया है एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट। और जहां से क्यू वेव शुरू हो रही है और जहां पे टी वेव खत्म हो रही है, इसको कहते हैं क्यूटी इंटरवल। यही 3 पैरामीटर्स हैं जो कि जिन्हें आप अगर समझ लें तो ईसीजी आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, पीआर इंटरवल यानी कि साइनोएट्रियल नोड से एवी नोड तक और एवी नोड से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में स्टिमुलस के जाने तक, ये है। उसके बाद से जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये दिखा रहा है, ये क्या बता रहा है, नेगेटिव वेव नीचे तक, कि दिस इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये इंटरवल अगर बढ़ जाए, पीआर इंटरवल अगर बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि देयर इज सम कंडक्शन इश्यूज। भाई एसए नोड से चला था इंपल्स, एवी नोड तक पहुंचा, भाई टाइम है ना, ये इस एक्सिस पे टाइम है ना, ये 0.8 सेकंड की, तो ज्यादा टाइम लग रहा है। यानी अगर एसटी पीआर सेगमेंट का एलिवेशन हो जाए, यानी 0.2 सेकंड से ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज सम कंडक्शन इशू। एट्रियम से इंपल्स चल रहा है लेकिन वेंट्रिकल तक देर से पहुंच रहा है, तो पेसमेकर का इशू होता है। इसी तरह से देखिए, आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन में ये देखिए इतना टाइम इंटरवल लग रहा है, जबकि वेंट्रिकुलर रीपोलर, तो अगर ये एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हो जाए, ये एसटी सेगमेंट बढ़ जाए, टाइम है ना नीचे जो नॉर्मली 1.5 सेकेंड ले रहा, 0.4 ये दिया हुआ है, इसको मान लीजिए कि ये 0.025 है और ये 0.35 है, तो इतना समय ले रहा है। तो इससे ज्यादा समय लेने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में बहुत देर तक रह जाएगा वेंट्रिकल, एसटी सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहता है। तो ऐसा आपको हार्ट अटैक के केसेस में देखने को मिलेगा। एसटी सेगमेंट का एलिवेशन या पीआर सेगमेंट का कंडक्शन डिले है। कई केस में टी वेव का इन्वर्जन हो जाता है, नेगेटिव वेव चली जाती है एमआई के केसेस में। कई बार एक नई वेव बन जाती है ड्यू टू कार्डियल आर्टिफैक्ट्स, यू वेव कह देते हैं उसको। बहरहाल एनसीईआरटी के बाहर बहुत न जाते हुए ये एक छोटा सा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने। बच्चे और भी कंफ्यूज रहते हैं, अरे सर ये एनसीईआरटी में दिया है पर समझ में नहीं आता। एक और डायग्राम लीजिए आप, शुक्र मनाइए आप प्रेपलेटर पे हैं, डॉक्टर अभिषेक सिंह से पढ़ रहे हैं। आइए इस डायग्राम को देखते हैं, शायद इससे चीजें और ज्यादा क्लियर हों। देखिए, अब तोड़ दिया मैंने पूरी की पूरी ईसीजी को। एट्रियल डीपोलराइजेशन, देखिए एसए नोड, ये रही एसए नोड, ठीक है। ये देखो यहां पर बेटा तुम लोग, येलो से दिखाया है डीपोलराइजेशन, मैंने येलो से डीपोलराइजेशन दिखाया है। डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, याद रखिएगा बेटा, सिस्टोल। और रीपोलराइजेशन का मतलब है रिलैक्स करने, आर से रीपोलराइजेशन, आर से रिलैक्स, डायस्टोल।
ठीक। ऐसे नोड, तो ऐसे नोड यानी कि एट्रियम में है, तो यहां पर डीपोलराइजेशन हो रहा है। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से देखिए मैंने ग्रीन रंग से बना दिया, पी वेव बनेगा। ये कार्डियक फिनोमेना, उसका वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन, पी वेव, नंबर 1 इनिशिएटेड बाय ऐसे नोड कॉजेज द पी वेव। दूसरा नंबर, अब एवी नोड तक, इंटरनोडल पाथवे के थ्रू एवी नोड तक पूरा का पूरा ऑरिकुलर, अब भाई वो जो वेव थी वो स्प्रेड करेगी ना ऑरिकल में, नहीं बताया था मैंने ऐसे नोड में। ये इंटरवल, ये पूरा ईसीजी तोड़ दिया है मैंने। अब इससे ज्यादा क्लियर फिगर शायद कोई ना बता पाए तुम लोगों को बेटा। पहले यहीं तक था ना ये, अब ये पूरे के पूरे ऑरिकल में फैल गया इस इंटरवल में, जो मैंने ग्रीन से दिखाया है। विद एट्रियल डीपोलराइजेशन कंप्लीट, द इंपल्स इज डिलेड बाय एवी नोड। एवी नोड पे वही 0.1 सेकेंड का डिले यही दिया हुआ है। ठीक। तीसरे में आइए, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बिगिंस एट द अपेक्स, बिगिंस एट द अपेक्स। यहां ये अपेक्स है ना, दिस पोर्शन वाज अपेक्स, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन यहां से बिगिन करेगा। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू बंडल ऑफ हिस से इंपल्स एवी नोड से ट्रेवल कर गया अपेक्स ऑफ द हार्ट पर, वही दिया है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बिगिंस एट द अपेक्स कॉजिंग द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एट्रियल रीपोलराइजेशन अकर्स। देखिए रेड रंग से है ना, तो अब जब ये इंपल्स यहां नीचे की ओर आ गया तो एट्रियल रीपोलराइजेशन हो गया और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शुरू हो गया ये एट द अपेक्स, और ऑरिकुलर रीपोलराइजेशन भी हो चुका है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में। ग्रीन रंग से दिया है बेटा ये फिनोमेना, ग्रीन रंग से। ठीक। तो कई बच्चे पूछते हैं कि सर जैसे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो रहा है तो उसकी वेव है, तो ऑरिकुलर रीपोलराइजेशन होता है तो उसकी कोई वेव क्यों नहीं होती है? वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि क्यूआरएस वेव के साथ ही कंप्लाई कर जाती है। ठीक। तो अपेक्स से शुरू हुआ, अब देखो आगे फोर्थ स्टेज। अब यहां से यहां तक का समय कहां लगा भाई? यहां तो शुरुआत हुई थी ना अपेक्स से, तो इतने समय में यहां पर ये एक्सिस टाइम की होती है ना, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम की एक्सेस होती है। तो अब पूरा का पूरा वेंट्रिकल जो है इस 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट कर गया। देखो हरे रंग से दिखाया है इस फिनोमेना को। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इज कंप्लीट, यानी शुरू हुआ है यहां से और यहां तक कंप्लीट होता है। ठीक। उसके बाद वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बिगिंस एट द अपेक्स कॉजिंग अ टी वेव। अब देखो ये सब कॉन्ट्रैक्टेड था तो अपेक्स से ही डीपोलराइजेशन शुरू हुआ था, अपेक्स से ही रीपोलराइजेशन भी शुरू होगा। अब देखो इतना हिस्सा रेड से दिखा दिया है। तो अब रिलैक्स करना शुरू हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर रिलैक्स करता है हार्ट। तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन ये टी वेव बन गई, हरे से दिखाया है ग्रीन रंग से, कॉजिंग द टी वेव। ठीक। अब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन इज कंप्लीट, ये इसको हरे से दिखा दिया है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है पहले वेव में। फिर से ये साइकिल शुरू हो जाएगी भाई, इसी ईसीजी को उठा करके यहां पे इंपोज कर दीजिए। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन था वो ये ग्रीन वाला, ये यहां पे जो पोर्शन है वो है। तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन देखिए रेड रंग से दिखाया है, यहां से शुरू हुआ था इतने पे पूरा, तो इतने
सेकंड में ये पूरा रिलैक्स कर जाएगा। साथ साथ में तो रिलैक्स कर ही रहा है ये रिलैक्स। तो जॉइंट डायस्टोल में रहता है ना ऑरिकल और वेंट्रिकल, कितने सेकंड के लिए? 0.4 सेकंड के लिए। तो वो 0.4 सेकंड आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली जो ईसीजी होता है वो ग्राफ पेपर ही होता है, जो ग्रिड बने होते हैं वो 0.1 सेकंड को ही करस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो ये तो भाई हमारा ईसीजी था। अब देखिए न्यूरल और मैकेनिकल इनके कंट्रोल हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा में कार्डियो एक्सेलरेटरी और इनहिबिटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हार्ट को, भाई हार्ट तो बेसिकली मायोजेनिक है तो वो खुद ही रेगुलेट करता है, लेकिन थोड़े एक्सेलरेटरी और इनहिबिटरी सेंटर्स जो होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसमें डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस है जो कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करती है थ्रू क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो, और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स एड्रेनालिन सिक्रीट करते हैं जो कि हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। तो वही ट्रैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया, ये दो वर्ड है आपके लिए, ट्रैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया। तो हार्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो ट्रैकीकार्डिया, हार्ट रेट अगर कोई कम कर रहा है तो ब्रैडीकार्डिया। तो ब्रैडीकार्डिया के लिए तो भाई वेगस नर्व है, इसकी नर्व एंडिंग्स क्या रिलीज करती हैं? एसिटल कोलिन। ठीक है, तो वेगस नर्व की जो नर्व एंडिंग्स है वो एसिटल कोलिन रिलीज कर रही हैं, विच इज कॉजिंग ब्रैडीकार्डिया। ऑन द अदर हैंड ट्रैकीकार्डिया कॉज करने के लिए सिंपैथेटिक सप्लाई चाहिए रहती है। तो जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन सिक्रीट करते हैं। तो चाहे वो एड्रेनालिन हो या नॉर एड्रेनालिन हो, दोनों ही हार्ट रेट को बढ़ाएगा, यानी दे आर गोइंग टू कॉज ट्रैकीकार्डिया। इसके अलावा जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन है वो भी ट्रैकीकार्डिया कॉज कराता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। तो कुछ हार्मोन्स भी है जो कि लोकली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। भाई चूंकि हार्ट की जो मसल्स हैं वो बेसिकली मायोजेनिक है, वो खुद ही सेल्फ रेगुलेटरी हैं, लेकिन चूंकि इनवॉलेंट्री भी हैं तो दे कम अंडर क्रेनियोसैक्रल या थोरैकोलंबर आउटफ्लो, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बात कर रहा हूं। तो बस उनकी अपनी एक लिमिटेड एक्शन है, बहुत ज्यादा एक्शन है नहीं इनका। ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स इंक्रीज द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। बस एवी नोड को सप्लाई कर रहे हैं। देखिए आप यहां पे जो फाइबर्स हैं वो एसए नोड और एवी नोड को किस तरह से सप्लाई कर रहे हैं, और इवन सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो वेंट्रिकल्स की वॉल को भी सप्लाई कर रहे हैं। इस डायग्राम को देखिए आप, जबकि जो कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर से फाइबर्स आ रहे हैं वो एवी नोड और एसए नोड को ही सप्लाई करते हैं, जबकि ग्रीन रंग से जो सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लियन के फाइबर्स हैं ये एवी नोड, एसए नोड और वेंट्रिकुलर वॉल को भी सप्लाई कर रहे हैं। ये सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स जो हैं ये निकल रहे हैं, ये वेगस नर्व है, तो ये एसए नोड और एवी नोड को ही सप्लाई करती है, वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल को नहीं सप्लाई करती है। और इसके अलावा कुछ इंटरन्यूरल पाथवेज भी जो है वो दिए हुए हैं यहां पर येलो कलर से। ठीक है, कुछ डिजीज हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज पहले दिया हुआ है, तो इसमें एक वर्ड याद रखिएगा आप, एनसीईआरटी में दिया है आर्थेरो स्क्लेरोसिस। क्या होता है? ये धमनी है हमारी, आर्टरी है, इसमें कभी कोलेस्ट्रॉल के क्लेफ्ट्स डिपॉजिट होते चले जाते हैं, ऐसे कोलेस्ट्रॉल के क्लेफ्ट्स डिपॉजिट होते चले जाते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल के क्लेफ्ट के डिपॉजिट होने की वजह से जो होता है क्या, ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है।
ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। इनको मेंशन कर दीजिए कि दीज आर कोलेस्टेरॉल क्लेफ्ट्स। इसको एनसीईआरटी आर्थेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स भी मेंशन करती है। भी मेंशन करती है, ठीक है। तो अब ये धीमे धीमे करके क्या करते हैं, ये आर्टरी के ल्यूमेन से ब्लड के फ्लो को ऑब्लिटरेट कर देंगे। देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्लिटरेशन ऑफ द कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो ऑफ द आर्टरी। तो ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसका ऑब्लिटरेशन हो जाता है। तो ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करेगा या नहीं भी फ्लो कर सकता है। हो सकता है कि टोटल सप्लाई कट हो जाए, तो कंप्लीट ऑक्लूजन भी हो जाता है आर्टरी का, कंप्लीट ऑक्लूजन भी हो जाता है आर्टरी का, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो ब्लड है, जिसको ये जिस पर्टिकुलर एरिया को ये कोरोनरी आर्टरी मान लीजिए है, कोरोनरी आर्टरी की बात करेंगे, हार्ट की मसल्स को जो सप्लाई करती है, तो ये कोरोनरी आर्टरी रही। ठीक है, ये जिस भी वॉल को सप्लाई कर रही थी, या तो उसको ब्लड कम पहुंचेगा, ब्लड सप्लाई या तो कम हो जाएगी, क्या हो सकती है, या तो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, आइदर लो और नो। अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो देयर विल बी कंप्लीट सेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू दैट पर्टिकुलर मसल ऑफ द हार्ट। या अगर ऑब्लिटरेशन हो रहा है तो जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पहुंचना चाहिए उस मसल को, उतना नहीं पहुंचेगा। भाई पहले ज्यादा बड़ा था ल्यूमेन, तो स्पेस ज्यादा थी तो ज्यादा ब्लड पहुंच रहा था, और ऊपर से बीपी भी बढ़ जाएगा। भाई अब ल्यूमेन छोटा हो गया ना, तो एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाता है। आपको पता है ना, एरिया और प्रेशर की इनवर्स रिलेशनशिप है, बर्नौली थ्योरम, हाइड्रो, खैर फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह आप लोग मुझसे तो बेटर ही जानते होंगे। तो अब ये सीन यहां पर हो गया। तो अगर ब्लड सप्लाई लो हो गई, भाई हार्ट की मसल्स तो लगातार काम कर रही है ना, तो हार्ट की मसल्स जब लगातार काम करती हैं और उनको ब्लड सप्लाई ना मिले, तो दैट लीड्स टू पेन इन चेस्ट नोन एज एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस इसलिए कह देते हैं क्योंकि पेक्टोरल्स मेजर मसल है चेस्ट की, वहीं पे ये पेन फील होता है। तो दिस इज रिवर्सिबल कंडीशन। जो एंजाइना है, इट इज अ रिवर्सिबल कंडीशन। ये रिवर्सिबल कंडीशन हो गई। दिस एंजाइना इज अ रिवर्सिबल कंडीशन। तो इस रिवर्सिबल कंडीशन में सीन क्या है कि मान लीजिए कि आप यहां पर स्टेंट्स वगैरह लगा करके, या आपने यहां पर कोई प्रॉपर मेडिकेशन वगैरह लिया, स्टैटिन्स वगैरह ली, तो इससे खत्म भी हो सकता है अगर कुछ स्थिति तक है, और नहीं तो फिर इसका सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि आपने अपना, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स ऑफ दोज प्रोसेसेस, आपने अपना क्लियर करवा लिया, तो दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ब्लड सप्लाई पेटेंट हो जाएगी उस पर्टिकुलर हार्ट मसल को, और ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म हो जाए या कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाए आर्टरी का, तो दैट लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं इसको, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट, MI, ठीक है। इट लीड्स टू दिस मायोकार्डियल इन्फार्क्ट। तो हार्ट अटैक कह दीजिए उसको, कि बहुत लंबे समय तक अगर ब्लड सप्लाई बहुत कम मिल रही है, तो ऐसे कंडीशन में हाइपोक्सिया डेवलप हो जाती है उस पर्टिकुलर हार्ट की मसल्स में। लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसकी वजह से जो होता है डैमेज होने लगती हैं हार्ट की जो वॉल के टिश्यूज हैं। तो दीज डिजीजेस आर ऑल क्लासिफाइड अंडर इस्चीमिया, लैक ऑफ ब्लड। भाई जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो उसमें हाइपोक्सिक स्टेट में इस्चीमिक हाइपोक्सिया पढ़ाया था। कई तरह के हाइपोक्सिक स्टेट्स हैं जो कि अलग अलग कंडीशंस में डेवलप हो सकते हैं। तो उसमें वन ऑफ द रीजन ऑफ हाइपोक्सिया इज इस्चीमिया, दैट इज लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। तो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई किस तरह से हो रही है, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन हो जा रही है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स, ठीक है, इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी, लीडिंग टू दिस कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। And this coronary thrombosis again is going to lead to angina if not treated
इट में लीड टू MI, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में मैंने आपको 2-3 डिजीज हैं इसके बेसिकली, तो तीनों मैंने आपको हालांकि एक्सप्लेन तो कर ही दिए हैं। यहां पर मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं कौन कौन से हैं। फोसा ओवेलिस का पेटेंट हो जाना, या पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, या पेटेंट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये 3 तरह के कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हैं। इसके अलावा ब्लड के तमाम तरीके के डिसऑर्डर्स हैं जो कि हो सकते हैं। अब ब्लड डिसऑर्डर्स में क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं, इसमें आपको मैंने हीमोफीलिया A और B के बारे में बताया ही है। ठीक है, हीमोफीलिया है, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स की डिफिशियंसी की वजह से हो जाता है। फिर अनीमिया है, एनीमिया कई तरह की होती है। एनीमिया रेडिएशन इंड्यूस्ड हो जाए, बोन मैरो की सेल्स खत्म हो जाए, एप्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से बता रहा था। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। हाइपोक्रोमिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एनीमियाज। तो वी डोंट गो मच इनटू दैट, बहुत डीप नहीं जाना है, हमें एनसीईआरटी के लेवल में ही रहना है। तो ब्लड डिसऑर्डर्स में हीमोफीलिया है, अनीमिया है। इसके अलावा मैं आपको RH फैक्टर इनकॉम्पैटिबिलिटी बता ही चुका हूं। ब्लड की मिसमैचिंग की वजह से एग्लूटिनेशन जो है वो मैं आपको बताया ही था। सो आई गेस दिस इज ऑल फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम दिस चैप्टर टू यू। Thank you very much. This is Dr. Abhishek Singh, your zoology mentor, mentoring the students day by day, focusing on the NEET 2022. Thank you.